हेलो बच्चों, मैं कुलदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जूनियर आईएएस प्रोग्राम में। जैसा कि हमने कहा था कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को पूरा कराएंगे। इसी क्रम में हमने सामाजिक विज्ञान की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना शुरू किया था और क्लास 6 के चैप्टर्स को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं। हमने 2 यूनिट खत्म कर दी है और आज हम तीसरे यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी यूनिट जो हमारी है वो हमारी स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई यूनिट है। इससे पहले जो हमने पढ़ा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इकाई 2 में जो हमने पढ़ा है, इकाई 2 में हमने ये पढ़ा कि सरकार क्या होती है, सरकार क्या काम करती है, ठीक है। और इकाई फर्स्ट में मैं बार बार बता रहा हूं, हमने क्या पढ़ा था? विविधता वाला चैप्टर। विविधता वाला चैप्टर हमने उसमें इकाई फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में और इकाई सेकंड में, यूनिट सेकंड में हमने सरकार पढ़ा। अब यूनिट थर्ड हम करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या दे रखा है इस यूनिट में। और इस यूनिट का जो नाम है वो है स्थानीय सरकार और प्रशासन। स्थानीय सरकार और प्रशासन। जब ये आप देखते हैं तो हमने कल जब सरकार का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जब सरकार के चैप्टर को हमने पढ़ा तो उसमें हमने 3 तरह की देखी थी। एक थी स्थानीय सरकार, उसके ऊपर थी राज्य सरकार और इसके ऊपर थी राष्ट्रीय स्तर की सरकार। तो ये हम कर चुके हैं, देख चुके हैं इनको। अब इनके डिटेल एनालिसिस यानी इनके विधिवत अध्ययन की बारी है। तो उसी क्रम में स्थानीय सरकार और स्थानीय प्रशासन के विषय में यूनिट थर्ड के बारे में है। अब इसमें जो सबसे पहला चैप्टर हम देखते हैं, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा जो निकल के आता है वो निकल के आता है पंचायती राज। अब पंचायती राज जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि पंचायती राज स्थानीय जो सरकार है उसी का एक फॉर्म है। जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे और जब आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे संविधान में इसका प्रावधान दिया गया था। हमारे संविधान में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया, ग्राम पंचायतों के गठन। और उसके बाद संविधान संशोधन करते हुए उसको एक संवैधानिक प्रावधान यानी पक्का वाला, वैसे भी पहले भी संवैधानिक प्रावधान था पर पहले था हमारे डीपीएसपी में। ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आगे बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमने ये बताया कि संविधान में इसका प्रावधान दे रखा है और संविधान के अनुच्छेद 243 जब आप देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको देखते चलना है, बाकी इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, नोट करने की भी जरूरत नहीं है। 243 में इसके प्रावधानों को दिया हुआ है, ठीक है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखेंगे ये जानने के लिए हमको ये पहले पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है, चलिए शुरू करें। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहां हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। कल जो हमने पढ़ा था कि भारत में लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, परंतु ग्राम सभा ऐसी है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से उनसे जवाब मांगते हैं और ग्राम सभा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हुए अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं? जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। कल हमने पढ़ा भी था और देखा भी था कि उसमें क्या था कि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको जवाब भी देना पड़ता है, सरकार को जवाब भी देना पड़ता है कि वो कानून किस लिए बना रही है, किसके लिए बना रही है, उस कानून से क्या फायदा होगा, ठीक है। तो आज हम जो व्यवस्था देखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा कठिन भी है लेकिन थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा नहीं। इसको हम बहुत सरल वे में ले चलेंगे
और ये चैप्टर आपको अंतिम तक, यानी जब तक आप आईएएस की तैयारी करेंगे उस तक आपको कम से कम दसियों बार इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। इसके फॉर्म बदलते जाएंगे, यानी इस चैप्टर को और बड़ा होता जाएगा, ये चैप्टर इलैबोरेट होता जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के अगर विचारों से देखें तो गांधी जी कहते थे कि जो स्थानीय स्वशासन है, यानी जो ग्राम सभा की बात हम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायती राज व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ही होनी चाहिए भारत में, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, गांधी जी का ये कहना था। इसीलिए जब आप आखिरी में पढ़ते हैं, गांधी जी के विचार भी पढ़ते हैं, तो गांधी जी इसके बारे में बात करते हैं और भारत के संविधान में भी इसके बारे में विस्तृत रूप से प्रावधान दिया गया है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए चैप्टर क्या कहता है। चलिए यहां से चैप्टर शुरू होता है और चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं पढ़ते हुए, आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक होने जा रही है। ग्राम सभा को इस चैप्टर के माध्यम से समझाया गया है, कह रहा है कि इसमें आज पूरा गांव तैयार हो रहा है और पूरा गांव, जो इलेक्शन हुए हैं अभी, किसके इलेक्शन हुए? पंचायत के, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, जिसको अमूमन भाषा में हम कह देते हैं कि प्रधानी के इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। उस तरीके से जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद आज ग्राम पंचायत की पहली बैठक है, इसलिए लोग जा रहे हैं। गांव का नाम क्या है? हरदास। गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है, यानी जो पंचायत है वो क्या कर रही है? योजना बना रही है। और देखने कौन जा रहा है? देखने जा रही है ग्राम सभा। अभी इन शब्दों को मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए दे भी रखा है अगला, ग्राम सभा। उससे पहले अगर हम देखें तो इधर भी दे रखा है, इस बॉक्स में जब आप पढ़ेंगे तो इस बॉक्स में दे रखा है ग्राम सभा क्या होती है। आपके पास कुछ शब्द इस चैप्टर में हमेशा आते रहेंगे, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है, जिला परिषद, ठीक है, इस तरीके के शब्द आएंगे। इन सबको मैं बताते चलूंगा कि ये क्या है। सबसे पहले हम ग्राम सभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा होती है, यानी किसी एक गांव में या एक से अधिक गांव में भी, वो डिपेंड करता है कि वो गांव की आबादी कैसी है, ठीक है, वहां के जितने लोग हैं उन सभी को, जो उसमें वोटर लिस्ट में शामिल हैं, यानी जब चुनाव होगा, पंचायत का जब चुनाव होगा, तो उस पंचायत के चुनाव में वो वोट डालने जाएंगे, वो सभी लोग जो वयस्क हैं और वोट डालने के अधिकारी हैं, वो सभी किसमें शामिल होंगे? वो सभी लोग ग्राम सभा में शामिल होंगे। अभी इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे, तब तक के आप देखिए, हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो, है ना, या एक से ज्यादा, यानी ये कोई निश्चित नहीं है कि एक ही गांव होगा, हो सकता है कि दो गांव हो, उनको मिला के एक ग्राम सभा बन रही हो। जनसंख्या कम होगी तो उसमें क्या करेंगे? सरकार इसको नियत करती है। जनसंख्या कम होगी तो आपकी दो गांवों को मिला के एक ग्राम सभा कहलाई जाएगी, और ग्राम सभा में वो सभी सदस्य शामिल होंगे जो उस सर्किल के अंदर, यानी उस एरिया के अंदर वयस्क हैं और मतदान देने के योग्य हैं, और वोटर लिस्ट में उनका नाम भी होना जरूरी है, वोटर लिस्ट में उनका नाम होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती। कई राज्यों में हर गांव, यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कई राज्यों में हर एक गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल के वर्ष की है या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो हमने इस पैराग्राफ से क्या सीखा? हमने इस पैराग्राफ से ये देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो, मान लीजिए ये एक ग्राम सभा है, ठीक है, ये एक ग्राम सभा है। अब ग्राम सभा है और इसका सदस्य कौन होगा? इसका सदस्य वो व्यक्ति होगा जो कि 18+ है, वोट देने के लिए एलिजिबल है और उसका मतदाता सूची में नाम भी है। ये 3 कंडीशन पूरी होंगी तब वो उस ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा। चलिए इसको और यहाँ पे एलेबोरेट किया गया है, इसको यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा दिया। ठीक है, खर्चे का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। यानी किसकी बात चल रही है? ग्राम सभा में जो चर्चा चल रही है, जो वहां पर बात चल रही है, जो सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, वो जितना खर्चा हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में ब्यौरा दे रहे हैं। कौन दे रहा है? तो वो व्यक्ति दे रहे हैं ग्राम सभा ने जिनको चुन के भेजा है। ठीक है, गांव में रहने वाले ताजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। वही गांव जिसमें ये सब लोग तैयार होके जा रहे हैं। हैंडपंप का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। ठीक, ये समस्या है। ये समस्या बताई किसने बताई? एक ग्राम सभा का एक व्यक्ति है, यानी 18+ होगा, वोटर भी होगा और वोटर लिस्ट में नाम भी होगा। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया क्योंकि बैठक किसकी चल रही है? ग्राम सभा की बैठक चल रही है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में बड़ी बड़ी टंकियों में भर लेते हैं, इससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे को लगा कि यह बहुत महंगा है और महंगा पड़ सकता है। यानी सभी सदस्यों को बोलने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। तो दूसरा सदस्य क्या कह रहा है? उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं। यानी पानी नहीं आ रहा है ना, तो हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं की सफाई कर लेते हैं। पर देखो इसमें एक और व्यक्ति है, ठीक है, ताजिया, जिसने क्या कहा था? जब यहां आप स्टेटमेंट देखेंगे उसका, तो ताजिया यहां बोल रहा है या बोल रही है, ताजिया यहां बोल रही है और उसने ये बोलना शुरू किया और उसके बाद उसी ने सुझाव दिया। उसने क्या सुझाव दिया है यहाँ पर? उसने कहा है इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरते जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस कर जाता है हम उससे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। यानी हैंडपंप को अगर गहरा कर भी लेंगे तो वो कितने दिन तक चलेगा? फिर पानी वाटर लेवल डाउन हो गया, वाटर लेवल नीचे का डाउन हो गया तो हैंडपंप का पाइप ऊपर रह गया, फिर क्या होगा? फिर दिक्कत होगी। तो ये कोई परमानेंट उपाय नहीं है। कौन कह रहा है? ताजिया कह रहा है। देखिए बोलने का अधिकार सबको है यहाँ पर। अब देखिए ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर, देखिए दूसरा बोला, ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। यानी जो महाराष्ट्र में गया हुआ व्यक्ति है, यानी अनवर है, वह यह देख पा रहा है कि वह अपने भाई से मिलने महाराष्ट्र में गया था। वहां उसने देखा कि वाटर का क्या किया जा रहा है? रिजर्व किया जा रखा है। किस कार्यक्रम के तहत? तो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड के तहत किया गया है। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिए थे। उसके भाई के गांव के लोगों ने पेड़ भी लगाए थे। ठीक है, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टाटियां बनाई हुई थी, एवं टंकियां बनाई हुई थी। टंकियां, टाटियां नहीं है, टंकियां है। ठीक है, टंकियां बनाई हुई थी। इससे क्या करेंगे? स्टोर कर रहे हैं।
ये सारी चर्चा इसलिए हो रही है कि आप ये समझ सकें कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा में कौन कौन है, ग्राम सभा में सबको बोलने का अधिकार है। देखिए सब कोई बोल रहा है एक गांव में। देखिए अब आप यहां फिर से समझिए, एक गांव में जितने भी लोग 18+ हैं उन सबकी, सबको मिला लें जितने वो वोटर हैं, ठीक है। सरकार तय करेगी कि इसमें एक गांव होगा या 2 गांव होंगे, वो उसकी आबादी पे डिपेंड करता है। सरकार उसके बारे में बताएगी कि एक गांव का एक ग्राम सभा बनना है कि 2 गांव को मिला के एक ग्राम सभा बन रही है या उससे अधिक गांव को मिला के एक ग्राम सभा बन रही है। लेकिन इस ग्राम सभा में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी अपने अपने विचार रख सकते। और पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं उनसे पूछने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की होती है। और इन लोगों ने मिलके एक को चुना जिसका नाम है ग्राम पंचायत। ये संस्था चुनी गई है ग्राम पंचायत। अब इन लोगों ने मिलकर किसको चुना है? ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत से ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? सवाल जवाब कर रहे हैं और इसको क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं, ठीक है। और ये ग्राम पंचायत में इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं में से इसने चुन के यहाँ रखा हुआ है और ये सब क्या कर रहे हैं? उसको जवाब दे रहे हैं। आने वाले अभी चैप्टर्स में हम और देखेंगे, इसी में आगे की तरफ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि छोटी छोटी टंकियां बनाई गई थी, ठीक है। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इस बारे में पता लगाने को कहा। अभी ग्राम सभा में बैठे हुए सारे व्यक्ति जो थे ग्राम सभा में, उन सब ने, जिनको उन्होंने चुना था, उनसे क्या कहा कि भाई साहब आप एक काम करें, ग्राम पंचायत से कह रहे हैं आप एक काम करें कि देखिए जरा ऐसा कैसे होता है और इस बारे में अगर अच्छी चीज है तो हम लोग भी अपने गांव में करते हैं क्योंकि पानी की समस्या तो है ही, ठीक। अब यहां जरा देख लें इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, इस डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड या छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। यहां समझ में आ रहा है आपको? चलिए जरा यहां भी देखते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है ग्राम पंचायत कई वार्ड में बटी हुई होती है, ठीक है। प्रत्येक वार्ड में अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। अब देखिए होता क्या, हो क्या रहा है, मैं आपको साधारण उसमें बताऊं, साधारण शब्दों में, तो आप ये समझिए कि ये एक संपूर्ण जो है, ये क्या है? संपूर्ण ग्राम सभा है और ये ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों ने क्या किया है? उन सदस्यों ने मिलकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया है, ग्राम पंचायत का गठन किया है और इनके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। इनके द्वारा क्या है? इनके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है और चुने हुए व्यक्ति है, चुना नहीं कहेंगे, चुने व्यक्ति हैं, एक नहीं है कई हैं, इसलिए चुने हुए व्यक्ति कहेंगे। और अभी चैप्टर के और आगे में बढ़िएगा तो हम आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे कि इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है। हाँ, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा क्या था? देखिए ग्राम सभा में चर्चा हो रही है, उस समय पानी की चर्चा हुई, अभी क्या हो रही है?
अभी चर्चा हो रही है गरीबी पर। अगला मुद्दा क्या था? गरीबी था, और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना था। यानी लोगों से पूछा जा रहा था कि देखो ये हमने लिस्ट तैयार की। किसने तैयार की है? ग्राम पंचायत ने तैयार की है। ग्राम पंचायत ने वो लिस्ट तैयार की है, और वो लिस्ट ग्राम सभा के सामने रख रही है कि देखो लोगों ने हमको चुन के भेजा था, तो मैंने एक काम किया है, आप लोगों में से जो गरीब हैं उनकी मैंने लिस्ट तैयार की है। यानी ग्राम सभा से चुने हुए लोग क्या कहलाएंगे? ग्राम पंचायत कहलाएंगे। साधारण शब्दों में ये समझिए आप, ठीक। स्वीकृति लेना, जैसे ही सूची में नाम पढ़ना शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल, देखो सूची पढ़ी जा रही है और इसमें नाम याद रखिएगा, नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है। नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है, और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। नटवर है, कोई होगा उसी ग्राम सभा का, यानी गांव के सदस्य में से कोई होगा, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है, खुसर पुसर हो रही। क्यों हो रही है जरा देखिए। वह गरीबी रेखा से नीचे कैसे? अच्छा, तो उसका नाम कहां है? उसका नाम गरीबी रेखा से जो नीचे वाली लिस्ट में है। यानी सरकार तय करती है कि जिन व्यक्तियों के पास इतनी आय है वे सब क्या होंगे? गरीबी रेखा से ऊपर या बराबर होंगे, और जिनके पास उससे कम है, एक निश्चित राशि यानी निश्चित धन या निश्चित एक कंडीशन, वो आगे वाले समय पे आप पढ़ेंगे गरीबी रेखा, इसीलिए मैं यहां पे बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूं। एक निश्चित कारक जो है, एक निश्चित कारक वो नहीं है अगर किसी के पास, तो उस व्यक्ति को क्या मानेंगे? आप गरीब मानेंगे। इसकी परिभाषा सरकार देती रहती है, समय समय पे बताती रहती है, ठीक है। तो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। लेकिन अभी लोग बाग क्या कह रहे हैं? नटवर लाल का नाम किसमें है? गरीबी रेखा में है। अच्छा, तो उसने तो टेलीविजन भी खरीदा है और अभी मोटरसाइकिल भी उसके लड़के ने दी है, तो गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो गया? ये कौन पूछ रहा है? ये ग्राम सभा के लोग पूछ रहे हैं। सूरजमल ने अपने पास बैठे हुए आदमी से धीरे से कहा, सूरजमल उसी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति होगा। सरोज ने खुशी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? तो अब अलग अलग बात कर रहे हैं। पहले नटवर लाल की बात हो गई। कौन नटवर लाल की बात कर रहा था? सूरजमल कर रहे थे। अब कोई दो व्यक्ति और हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम होना चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। यानी जिनका नाम इस सूची में होना चाहिए उस सूची में नहीं है। और जिनके पास मोटरसाइकिल है, कलर टीवी है, ठीक है, जिनके पास खूब ढेर सारी जमीन है, उनका नाम क्या है? इस सूची में है। तो यार एक बात नहीं समझ में आई इन लोगों के कि ये कैसे हो गया। अब देखिए, ये चर्चा हो रही है वहां पर, यानी जो सूची तैयार हुई है उस सूची के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। किसके सामने? पूरे गांव के सामने, उस ग्राम सभा के सामने, जिन्होंने उस व्यक्ति को चुन के भेजा है, जिन व्यक्तियों ने सूची तैयार की है, उन्होंने जो काम किया है तो उसकी जवाब भी तो देना पड़ेगा, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, ठीक है। खुशीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर लाल और बिरजू, कौन? जिसके पास मोटरसाइकिल है वो वाला आदमी, और बिरजू जिसके पास खूब ढेर सारी जमीन है वो वाला व्यक्ति, अमीर चंद के दोस्त हैं। ये अमीर चंद कौन है? अमीर चंद को कौन कुछ, देखिए अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है, यानी अमीर चंद के दोस्त हैं, अमीर चंद को कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? जरा देख लेते हैं। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। चलो, ओम प्रकाश की तरफ से बोलने वाले लोग खड़े हो गए। वही व्यक्ति जो कि गरीब था, उसके हक के लिए बोलना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ये वही व्यक्ति कह रहे हैं
जो कि नटवरलाल के विरुद्ध में आवाज उठा रहे हैं कि तुमने उसका नाम कैसे डाल दिया। ठीक, सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा, अभी सरपंच कौन है? सरपंच वो व्यक्ति है जो कि ग्राम पंचायत का हेड है, मुखिया। अभी के लिए ये समझ लीजिए आप, मुखिया है। ठीक है, अभी और इन पे चर्चा होगी, ये तो बहुत लंबा टॉपिक जाने वाला है ये। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लीजिए। सरपंच ने देखा कि खुसर पुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवरलाल और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रह गया। अब सूरजमल बोल नहीं रहा है, बल्कि उस आवाज भी उठा रहा था। वो कह रहा था कि नटवरलाल और बिरजू का नाम नहीं होना चाहिए। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठे इन सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। उसने देखो, सरोज ने सूरजमल को तो उकसाया, तो सूरजमल तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सरोज ने फिर कहा कि कम से कम ओम प्रकाश का नाम तो इसमें होना ही चाहिए, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति है। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। ठीक है, जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां पर ताला लगा हुआ था। समझ में आया? यानी सरपंच जवाब दे रहा है उन ग्रामवासियों को, और उससे पूछ रहा है जिसने सूची तैयार की थी कि ये बताओ कि इस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं है जब ये गरीब व्यक्ति है। ठीक है, सरपंच ये काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं। पर वहां ताला लगा हुआ था, वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी। ये सरपंच कह रहा है कि भाई अगर ऐसी बात है, अगर गलत सूची तैयार हुई है तो ओम प्रकाश की पारिवारिक आय क्या की जाएगी? देखी जाएगी। और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा, गरीबी रेखा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक के? अब जरा इसके ऊपर एक चार्ट था, उस चार्ट को भी देख लेते हैं। ये चार्ट है, ये जो डायलॉग बॉक्स है, इस डायलॉग बॉक्स को जब हम देखेंगे तो देखिएगा आप क्या कह रहा है। ग्राम पंचायत, ऊपर हमने ग्राम सभा के बारे में बात की थी, यहाँ ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हितों में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी ग्राम सभा ग्राम पंचायत पे नियंत्रण रखती है। ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। मैंने आपको बताया है और फिर बताए दे रहा हूं कि ये ग्राम सभा है, और इसी में से चुने हुए लोग क्या बनाएंगे? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत पे नियंत्रण कौन रखेगा? ग्राम सभा, अपने सवालों के माध्यम से। और ग्राम पंचायत जो भी योजना बनाएगी वो योजना इनसे डिस्कस करेगी। अभी इसको समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है और ये बड़े बड़ों को कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां प्रॉब्लम हो आप इसको 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। कौन? ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कई गलत काम ना हो इस पर निगरानी भी रखती है। क्योंकि किसने चुन के भेजा है? ग्राम सभा द्वारा चुना गया है, इसलिए ये क्या करेगी? इस पे नियंत्रण रखने का कार्य करेगी। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेही बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पैराग्राफ को कोड कर लीजिएगा और इस पैराग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने वहां पर बनाया है। ग्राम सभा
चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है। और चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये जो छोटे छोटे डायलॉग बॉक्स दे रखे हैं, इनमें बहुत इंफॉर्मेशन दे रखी है और इनको हम लोग पढ़ें, आप भी पढ़ें, और इनको छोड़ा नहीं जाता है कभी। अधिकतर क्या करते हैं कि उनको छोड़ देते हैं, चैप्टर चैप्टर पढ़ लेते नहीं। उनमें पूरा क्रिप्स मटेरियल दे रखा है। उनमें क्या दे रखा है? उनमें सार दे रखा है। उसको पढ़ना तो बहुत जरूरी है, और उसको सार को समझना, उसको 3 से 4 बार आप धीमे धीमे उसको पढ़ें, जिसमें वो सार आपके समझ में आए, जिसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होगा। चलिए, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों का विकास कार्यक्रम को लागू कराना। जैसे कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत का कार्य को स्वीकृति देती है। ग्राम सभा पढ़ क्या रहे हैं? ग्राम पंचायत। फिर से देखिए, जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के कामों को स्वीकृति देती है, यानी ग्राम सभा, अभी आपने देखा कि जितनी ग्राम सभा की बैठक हो रही थी उसमें एक गरीब व्यक्ति का नाम नहीं था, तो उसका नाम डलवाने की बात की गई। किससे की गई? ग्राम पंचायत से की गई। तो ग्राम पंचायत पे नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? ग्राम सभा करती है। और उन कामों को स्वीकृत की, मैं इतना पैसा इस बार यहाँ खर्च करूंगी, कौन कहेगा? ग्राम पंचायत। किसके सामने कहेगा? ग्राम सभा के सामने कहेगा। तो ग्राम सभा क्या करेगी? उसको स्वीकृति प्रदान करेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये गड़बड़ होता है। ग्राम पंचायत कौन चुना? ग्राम पंचायत किसने चुनी? ग्राम सभा ने। ग्राम सभा में कौन थे? तो सभी लोग, उस गांव के सभी लोग जो 18 से ऊपर थे, जो वोट दे सकते थे और जिनके मतदाता सूची में नाम था, ये सब लोग ग्राम सभा में थे। और ग्राम सभा ने अपने में से कुछ लोगों को चुना प्रतिनिधि के रूप में। प्रतिनिधि कि भाई साहब आप ऐसा काम कर दो, आपको हम स्वीकार करेंगे, आप जो कहोगे वो ठीक है। लेकिन उसके बाद, चुनने के बाद भी अगर वो कुछ गलत काम करती है तो उसके लिए ग्राम सभा उस पर नियंत्रण रखती है, उसकी बैठकें होती हैं, उसके प्रति जवाबदेही होती है। यानी ये तो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सरकार जब चुनी जाती है लोकतंत्र में तो लोगों द्वारा चुनी जाती है। इसके लिए लोगों के प्रति उसका क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है और जवाबदेही होती है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तभी कब? जब ग्राम सभा पंचायत को स्वीकृति देती है। समझ में आया? आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए, इसमें ये जो पॉइंट हैं, ये ऊपर की कहानी जो आपने गांव की पढ़ी उस कहानी से रिलेटेड है, और इसका आंसर आप दीजिएगा। मैं एक पढ़ के बता देता हूं आपको। ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? हाँ थी, बिल्कुल थी। यदि हाँ तो गड़बड़ी क्या थी ये आप बताएंगे, इसको आप लिखेंगे, और जब हम पूरा अभ्यास प्रश्न कराएंगे तो उसमें इसको भी शामिल करेंगे। परंतु आपको ये काम करना है तब तक के लिए जिसमें रफ में करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया है तो दोबारा से वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो फोटो बनी हुई है ये क्यों बनी हुई है? सरकार द्वारा पुरस्कृत होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको पुरस्कार नहीं मिलता या इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये देखिए, महाराष्ट्र के 2 पंच हैं ये, जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय है, यानी कुछ बहुत बड़ा अच्छा सा काम किया होगा, करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में इनको निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चैप्टर में क्या कह रहा है। आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो देखिए, ग्राम पंचायत के कार्य, इसको हम बाद में अभी पढ़ेंगे, उससे पहले पैराग्राफ के ऊपर आते हैं। पैराग्राफ क्या कह रहा है? कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं?
समितियां बनाती हैं और इन समितियों के माध्यम से क्या करवाएंगी, कार्य करवाएंगी। ठीक है, उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण करना है। अब सामुदायिक केंद्र का निर्माण करना है, सामुदायिक भवन का निर्माण करना है तो वह काम निर्माण समिति करेगी। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं कार्य करवाने के लिए क्या करती हैं, समिति का निर्माण करती हैं। और जैसे उदाहरण भी दे रखा है कि मान लीजिए एक ग्राम समुदाय केंद्र का निर्माण करना है, तो कहाँ करना है, गांव में करना है। कौन करवाएगा, ग्राम सभा करवाएगी। किसके माध्यम से करवाएगी, तो एक समिति का निर्माण करेगी और उस समिति का नाम क्या दे दिया इन्होंने, निर्माण समिति। समझ गए, निर्माण समिति। इस समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। मैंने आपको बार बार बताया, फिर बता रहा हूं कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्राम सभा के लोग मिलकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। क्या चुनेंगे, अपने प्रतिनिधि। और ये प्रतिनिधि मिलकर क्या कहलाते हैं, ग्राम पंचायत कहलाते हैं। ग्राम सभा अपनी बैठकों के हिसाब से, अपनी बैठकों के अनुसार इन प्रतिनिधियों पे नजर रखती है, इनके कामों पे नजर रखती है, इनके कामों की समीक्षा करती है। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है। इसीलिए ग्राम सभा के कुछ सदस्य होंगे समिति में तथा कुछ पंचायत के लोग होंगे। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। अब जब यहां देखेंगे तो देखिए क्या कह रहा है। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या थी। आपने शुरुआत में देखा, सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा हमने, को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए थे, क्या वो आपको याद हैं? आप ऊपर जाके देखेंगे तो आपको मिलेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी पलट के देखेंगे तो आपको मिलेंगे चैप्टर की शुरुआत में। जब हरदास ग्राम की पंचायत बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। दोबारा से जब बैठक हो रही है, ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है, तो इस समय पंच फिर से इस बात की चर्चा कर रहे हैं और कि क्या क्या समस्याएं हैं और इसको कैसे निपटाया जा सकता है। इस बैठक में सरपंच, पंच तथा सचिव, अच्छा ये जो शब्द आया है सचिव, इसको भी अभी हम समझेंगे और ये दिया हुआ होगा। हमने जब पहले हमने एक डायलॉग बॉक्स पढ़ा था, उस डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ था कि ये सचिव जो है वो सरकारी आदमी है। कौन है? सरकारी आदमी है। सरकार इसको चुन के भेज देती है कि आप देखिए जाके जो ग्राम सभा में काम हो रहा है, पंचायतों का जो निर्णय है उसको आप जाके क्या करें, उसको जाके नोट डाउन करें, उसकी सूची बनाएं और वो हमको सूचित करें, जिसमें सरकार उनकी मदद कर सके, उनको योजनाएं दे सके, उनको पैसा दे सके, जिससे वो अपने क्षेत्र में कार्य करवा सके। ठीक है, ये सचिव का काम होता है। अब देखिए इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको और क्लियर होता चला जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुएं साफ कराने और 2 हैंडपंप को गहरा कराने का विकल्प पे सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया, चूंकि पंचायत का पैसा हैंडपंप की देखरेख की मद में कुछ पैसा है, यानी हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा, यानी हैंडपंप की देखरेख के लिए पैसा है, आया है, सो उन्हीं पैसों से इस काम को लगाया जा सकता है। उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। किस काम में? जो कि ऊपर सुझाव दिए गए हैं। इस तरह सभी सदस्यों ने मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर दिया। हमने क्या बताया, तो सचिव क्या करता है, सरकारी आदमी है, जो भी निर्णय होंगे उसको क्या करेगा, वो उन निर्णयों को रजिस्टर में दर्ज करेगा। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर उनसे प्रश्न पूछेंगे। देखिए समझिए, शुरुआत में जो चल रहा था वही यहाँ चल रहा है। पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई कि जल संरक्षण अगर करेंगे तो क्या पानी का जो स्तर है, वाटर लेवल है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा। तो देखिए इस पे चर्चा हो रही है। अंत में यह निर्णय हुआ
ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना में अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। यानी जो ग्राम पंचायत है वो क्या करेगी, खंड विकास अधिकारी से बात करेगी। अब ये क्या होता है, ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे जब इसको हम इस हेडिंग को देखेंगे, पंचायत के 3 स्तर। ठीक है, इसमें क्या है कि खंड विकास अधिकारी से बात करके उस योजना के बारे में और जानकारी लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा वेस्ट हो जाए, ठीक, और काम भी ना बने, इसलिए ऐसी बात कही गई है। अब जरा देख लेते हैं पंचायत के काम। इस काम को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि पंचायत के क्या क्या काम होते हैं। सड़कें, नालियां, स्कूल भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना एवं रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना है और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, ये भी आप पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि जो उनको मिलती है ग्राम पंचायत को, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई जा रही योजना की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय में कार्य करने के लिए मिलने वाला दान। ये तो काम बताए गए हैं ग्राम पंचायत के, और ये उसके आय के सोर्स बताए गए हैं कि उसकी आमदनी कहाँ से होती है। जैसे कि टैक्सेस लगाए जाते हैं बाजार में, गांव में जो टैक्सेस लगते हैं वो जो बाजार पे लगाए जाते हैं, जैसे बाजार कोई लगाता है तो वहाँ उसको रोज डेली का या हफ्ते का या महीने का कुछ पैसा देना होता है, क्योंकि वह जमीन गांव देता है और उसके बदले में उनको स्थान देता है, उसके बदले में उनसे कर के रूप में पैसा लेता है। वो पैसा किसके पास जाता है, वो पैसा ग्राम पंचायत के पास जाता है और वो वैसा पैसा उसी ग्राम के विकास में भी खर्च होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। पंचायत के 3 स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मैंने कहा कि ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल बहुत ज्यादा बेसिक है और ये इतना ज्यादा क्लिष्ट और कठिन हो जाता है कि इसको अंतिम तक पढ़ते रहते हैं और फिर भी ये समझ में नहीं आता है। इसलिए यहीं से इसको लेके चलेंगे, क्योंकि हर एनसीईआरटी में आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें मिलेंगी, चाहे वो क्लास 12 तक के एनसीईआरटी आप पढ़ें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको यह समझ आ ही गया होगा कि क्या कह रहा है आगे, कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं किसके द्वारा, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा। आपने देखा कि ग्राम सभा के लिए उसकी सरकार अगर हम कहें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ग्राम पंचायत थी और ग्राम पंचायत उसके लिए क्योंकि नियम और कानून बना रही थी, इसीलिए वो उसकी सरकार थी, स्थानीय सरकार थी। लेकिन ग्राम सभा की स्थानीय सरकार में ग्राम सभा के लोग भी भाग ले रहे थे और उसमें हमने शुरुआत में देखा कि गरीब का नाम नहीं था, ओम प्रकाश का नाम डलाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि इसका नाम होना चाहिए, और अपने सुझाव भी दिए कि हैंडपंप नहीं, ऐसा कर लो, वाटर लेवल बढ़ा लो। उसने महाराष्ट्र का उदाहरण भी दिया कि ऐसे कर लो। तो वो लोग बात कर रहे हैं अपनी ही सरकार से और डायरेक्ट बात करके अपने विचार को रख पा रहे हैं और सरकार भी अपने विचार को डायरेक्ट रख पा रही। इससे कितना अच्छा जो है शासन चलेगा, इससे क्या होगा, इससे हर एक आदमी अपनी बात कह सकेगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला स्तर है। पहला स्तर कहाँ का, ग्रामीण स्तर का, ग्रामीण क्षेत्र का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। अब पिछले चैप्टर में आपने देखा सरकार लोकतंत्र में जनता के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती है, तो यहाँ सरकार कौन है, ग्राम पंचायत, और जनता कौन है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी तो होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। देखो यही इतनी देर से हम बता रहे थे, कितनी क्लियर लाइन में यहाँ लिखा हुआ है। मैंने कई बार डायग्राम में, हर बार आपको डायग्राम में बताया है।
ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा विषम स्तर विकास खंड होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। इसको जरा वेन डायग्राम से हम समझ लेते हैं। एक गांव है यानी एक ग्राम सभा है, इसकी एक पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत है। और इसी ढेर सारी कई गांव होंगे, कई ग्राम सभा होंगी और कई ग्राम सभा भी पंचायत बनाएंगी। और ये सारी पंचायत मिलकर देखो क्या बना रही है, सारी पंचायत मिलकर क्या बना रही है, ये जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। समझ पाए आप? अभी मैंने डायग्राम से जो समझाया, ठीक है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर होता है। हमने तीनों स्तर देखे, कौन कौन से देखे, एक बार फिर से जरा देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में 2 स्तर की भागीदारी होती। ग्राम पंचायत, अंडरलाइन करिए इसे, पहला स्तर ये। इसके बाद दूसरा स्तर विकास खंड, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। इसको अंडरलाइन करिए, इस वाली लाइन को, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। और उसके बाद देखिए जिला परिषद या जिला पंचायत, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं ग्राम पंचायत। उसके ऊपर कौन आ गया, उसके ऊपर आ गया पंचायत समिति। और उसके ऊपर कौन आ गया, उसके ऊपर आ गया जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। इस चीज को समझना है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना देखता है और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद के सभी पंचायतों का आवंटन राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। यानी हमने देखा कि 3 स्तर हैं और जिस जिस स्तर पर जो जो व्यक्ति है, यानी जिस जिस स्तर पर वो है, उस स्तर पर वो अपने अपने कार्य को कर रही है। इसको और आगे जब हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में, यूनिट 3 के दूसरे चैप्टर में बड़े अच्छे से दिखाया गया, इसके आगे वाले चैप्टर में ही है, ठीक है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत समिति कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। देखिए संविधान में जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि पंचायतों का गठन करने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की जिम्मेदारी है। और राज्य क्या करेगा, राज्य पंचायतों का गठन करेगा। तो हर एक राज्य अपने परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग तरीके की पंचायत का गठन करेगा। यही इस पैराग्राफ में कहा गया है। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें उनकी अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। जैसा कि आपने देखा कि इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है, शुरुआत में एक गांव की बात कही गई। गांव से उस गांव के लोगों द्वारा पंचायत से सवाल किए गए। ग्राम सभा ने सवालों के द्वारा पंचायत पे नियंत्रण रखा। पंचायत ने ग्राम सभा के सवालों का जवाब दिया और उसके बाद उसने उनसे पूछा कि कैसा होना चाहिए। ये आपके लिए कह रहा है, ये आप अपने क्लास में अध्यापिका से निवेदन करें। तो आप इसको करिएगा। हम इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि अभ्यास प्रश्न शुरू हो चुके हैं और अभ्यास प्रश्न को मैंने बताया कि हम लोग अलग वीडियो में करेंगे और सारे के सारे अभ्यास प्रश्न को हम वहां पर सॉल्व करेंगे। ये तो इतने ही है, लेकिन और भी बन सकते होंगे, तो उसके आगे भी हम उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कितने तरीके से क्वेश्चन और वहां से बनाए जा सकते हैं। यहाँ हम एक क्वेश्चन को पढ़ के बता देते हैं। हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्या सुलझाने हेतु क्या किया, सुलझाने के लिए क्या किया। तो ये आपको ऊपर बताया है मैंने, तो इसको रफ में तब तक लिखिएगा और उसके बाद फिर दूसरे वीडियो में हम इसका आंसर भी देंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लें, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो फंसेगा। यहाँ तक नहीं, ये आईएएस के लेवल तक फंसता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो तैयारी यहाँ की करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये चैप्टर क्लियर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, इस एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा होता है। अगर इसको पढ़ लें तो उनका काम हो जाए। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, आप अपना बेस यहीं से क्लियर करते हुए चलिएगा और इन अभ्यास प्रश्नों को करिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।